हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का अपना टॉपिक रहेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे हाल ही में लोकसभा सदन में पारित कर दिया गया है। इसके बारे में आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी, तमाम अखबारों में भी छप चुकी है ये बातें। इस पर बहस भी हो रही है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में भी आए हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो भी इसके फेवर में आए हैं। बातें हम कवर करेंगे सारी की सारी, ठीक है। तरह तरह के अखबारों में ये न्यूज़ बनी हुई है। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद सारी बातें हम कवर करेंगे। बस आप बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। इंडियन पार्लियामेंट्स लोअर हाउस पासिस कंट्रोवर्शियल बिल ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो वक्फ होता है वो क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारे सदन की बात करते हैं। ये कौन सा सदन है? लोकसभा सदन है। दो सदन होते हैं हमारे, आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा। अभी ये जो पारित किया गया है लोअर सदन, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, जिसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, वहीं पर इसे पारित कर दिया गया है। कितने लोग इसके फेवर में आए लोकसभा में, वो भी बातें जानेंगे। बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं कि मस्जिदों को बचाइए, कब्रिस्तान को बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए और वक्फ बिल जो है इसे रोक दीजिए। वहीं जब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की, कुछ लोग इसके समर्थन में भी आए हैं, ठीक है। तो हरियाणा में करनाल और पंचकुला के बुद्धिजीवियों और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने वक्फ संशोधन का समर्थन किया है। वहीं थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, नाम है उनका खुर्शीद आलम। इन्होंने कहा कि वक्फ बिल से सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन बेहतरीन होगा। समाज सेवी हैं एक, जिनका नाम है ममनून खान। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि संशोधन के पास वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी। पंचकुला में आपको पता है एक एकेडमी है जिसको हम कहते हैं हरियाणा उर्दू एकेडमी। इस हरियाणा उर्दू एकेडमी के पूर्व निदेशक हैं शम्स तबरेजी, जो एक साहित्यकार भी हैं। इन्होंने कहा कि हम भी इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। तो मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसके समर्थन में हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसका विरोध भी हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये जो शब्द है ये वक्फ क्या है। इसके बारे में पीआईबी ने क्या लिखा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का ऑफिशियल न्यूज हैंडल है ये। इन्होंने क्या लिखा है? वक्फ की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है, ठीक है। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है, जिसका मतलब क्या है, इसे बेचा नहीं जा सकता, उपहार में नहीं दिया जा सकता, यानी विरासत में नहीं दिया जा सकता, उस पर कोई बोझ नहीं डाला जा सकता। इसकी एक परिभाषित विशेषता यह भी है, एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह की ओर हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। चूंकि अल्लाह हमेशा के लिए है, इसलिए वक्फ संपत्ति जो है हमेशा के लिए रहेगी। एक बार अगर ये कह दिया गया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसका मतलब क्या है, वो जमीन अल्लाह की हो गई और अल्लाह को स्थानांतरित अगर वो हो जाती है तो वो अपरिवर्तनीय है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए वक्फ संपत्ति हमेशा रहेगी, क्योंकि अल्लाह भी हमेशा है। ये किसने लिखा है? पीआईबी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार की मान्यता है मुस्लिम समाज में। लेकिन अभी क्या ऐसे मुद्दे चले आ रहे हैं जिनका समाधान करते हुए ऐसा निर्णय लिया गया कि इस संशोधन बिल को पारित करेंगे? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? कुछ ऐसे मुद्दों का समाधान करना, जैसे कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है, वो पारदर्शिता किस प्रकार से लाई जाए, इसके लिए जरूरी था कि ये लाया जाना चाहिए। वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए
अपर्याप्त प्रावधान है, इसकी वजह से आवश्यकता थी कि इसका लाया जाना। अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबे समय से चल रहे मुकदमे, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कहां कहां ऐसे केस देखने को मिले हैं जहां वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जमीन हमारी है और लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, विरोध में कोर्ट में जा रहे हैं। सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबे समय से चल रहे मुकदमे, वर्ष 2013 में 10,381 मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 21,618 हो गए हैं। किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पे वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्डों की अतार्किक शक्ति, इस पर भी क्या है, एक वो लगाई जानी चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये भी थोड़ा सा समझे। सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी घोषित कर देता है, इससे भी आपको कई विवाद जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। वक्फ संपत्तियों के उचित लेखा जोखा और लेखा परीक्षण का अभाव भी है, जिस पर क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमता है, ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान करना था, और इस समाधान करने के उद्देश्य से ही ये संशोधन बिल लाया गया। अब विस्तार से हम जानेंगे विधेयक का पारित होना। सबसे पहले जान लेते हैं किस प्रकार से, कितने लोगों ने इसके फेवर में वोटिंग की। लोकसभा सदन की बात हो रही है। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इसे क्या कर दिया, पारित कर दिया। 288 जो हैं वो इसके समर्थन में आए लोकसभा में, और 232 जो हैं वो इस बिल के विरोध में थे। 12 घंटों से अधिक चर्चा चली। बुधवार देर रात तक इसे क्या है, पारित कर दिया गया। लोकसभा में जब हम बात करते हैं एनडीए की, एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मुख्य भूमिका कौन सी पार्टी के है, बीजेपी। बीजेपी लीड करती है इस एनडीए गठबंधन को। इस एनडीए के पास कितने सदस्य हैं लोकसभा में, 293 सदस्य हैं। ये जो मैंने आंकड़ा दिया है, द हिंदू का आंकड़ा दिया है मैंने, ठीक है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जो 542 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे हैं। यानी बहुमत जितना चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा है एनडीए के पास में लोकसभा में। वहीं जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में एनडीए के पास कितने हैं, 236 सदस्यों वाले सदन में 126 सदस्य हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करते हैं। एनडीए के पास राज्यसभा में 126 सदस्य हैं और एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें राज्यसभा में जो 126 सदस्य हैं, उनमें से 2 स्वतंत्र हैं और 6 मनोनीत सदस्य अभी शामिल हैं वर्तमान की दृष्टि से, जो हमेशा सरकार के समर्थन में वोट करते हैं। ऐसा लिखा है किसने, द हिंदू न्यूज़पेपर ने। विधेयक के उद्देश्य क्या हैं, अब ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा, ये बातें हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल न्यूज हैंडल है। उन्होंने क्या लिखा, पॉइंट वाइज चलेंगे हम। पहला पॉइंट आप यहां मान के चलिएगा, ये रहा, वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित गैर मुस्लिम संपत्तियां। ध्यान से पढ़ो इस टाइटल को, ठीक है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखे गए हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएं पैदा हुई हैं, ठीक है। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है सरकारी संपत्तियों को भी अपनी संपत्ति बता देते हैं। अब मैंने कहा कि ये हस्तांतरित किसको हो जाती है, अल्लाह को हस्तांतरित हो जाती है, जो कि बाद में कभी बदल ही नहीं जा सकती। तो इस प्रकार की इनकी मान्यता है, ठीक है। तो अब जैसे बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक केस देखने को मिला था, तिरुचेंथुरई गांव का है वो। उसमें एक किसान थे। किसान क्या कहते हैं, किसान वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे के कारण अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे थे, ठीक है। वो एक किसान था गांव का। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जो तिरुचेंथुरई गांव है, इस पूरे गांव की जमीन हमारी है। अब वो किसान बेचना चाहता था, जमीन बिक नहीं रही थी क्योंकि इन्होंने दावा कर दिया था। कारण क्या था,
इसके चलते वह अपनी बेटी की शादी हेतु लिए गए ऋण को चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच नहीं सका। बताओ, ऐसे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। एक ऐसा ही केस आपको बिहार में देखने को मिला, गोविंदपुर गांव में। अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अगस्त 2024 में पूरे गांव पर किए गए दावे के कारण 7 परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए थे। और ये मामला कहां तक पहुंचा? पटना उच्च न्यायालय में अब भी चल रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा आपको भी देखने को मिला। केरल में भी एक ऐसा ही एर्नाकुलम जिले में आपको देखने को मिला। सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिले में करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में अपील की हुई है कि हमें इससे क्या है, छुटकारा दिलाइए। इसी प्रकार का एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिला, किसमें? कर्नाटक में। कर्नाटक में कैसा मुका जो है एग्जाम्पल, 2024 में वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ जमीन के रूप में नामित करने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी ऐसे विवाद उठे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई बेदखली इसमें नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कहां किस प्रकार से विवाद देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, राज्य वक्फ बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें उठाई गई हैं। ये पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति को वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों के गैर कानूनी दावे के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यानी अपने गैर कानूनी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, वहां पर कब्जा कर रहे हैं। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक 1975 और 2020 में 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें खेल, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिर शामिल हैं। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड ने क्या किया? पटियाला में शिक्षा विभाग की जमीन पर दावा किया है कि ये हमारी है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सितंबर 2024 में अपनी प्रस्तुति के दौरान संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में 108 संपत्तियां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में 130 संपत्तियां और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। मुकदमेबाजी में इसे लाया गया है ना। तो ये पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार से संबंधित इसे देखा जा रहा है। विधेयक में स्व सहायता समूहों और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। इसकी हम समझेंगे किस प्रकार से सामाजिक स्थिति सुधरेगी महिलाओं की, आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी महिलाओं की। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए मुस्लिम महिलाओं के लाभ के लिए कौन कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता आए। पारदर्शिता किस प्रकार से आएगी? तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना पड़ेगा। यानी डिजिटली उनको डालना पड़ेगा अपना डाटा कि उनके पास कितनी जमीन है, कितनी नई जमीन उसमें ऐड होने वाली है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण। पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार अधिकारों के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, थोड़ा सा अंकुश लगेगा इसमें सामाजिक कल्याण और कानूनी सहायता की तरफ से एक कदम ये भी होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की बात करते हैं तो सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर धार्मिक संवाद को मजबूत करना, ये भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और वक्फ संशोधनों को इस दिशा में निर्देशित करती है। जैसे मान के चलो मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व कल्याण, महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंस सहायता, फैशन डिजाइन, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण, उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना, विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं, ये सब क्या है, महिलाओं के लिए किया जा रहा है।
ठीक है। और इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार को लेकर इसमें बातें जो हैं आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट था जिसमें फायदा होने वाला है, ये उद्देश्य रहेगा इसको, ठीक है, इंप्लीमेंट करने का। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा उद्देश्य है इसका गरीबों का उत्थान करना। अब गरीबों का उत्थान किस प्रकार से होगा, थोड़ा इसको समझो। वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वंचितों के लिए। हालांकि कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। गरीबों के लिए वक्फ के कुछ प्रमुख लाभ क्या हैं, यहां पर इन्होंने थोड़ी तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा बोल दिया है। क्या लिखा है, वक्फ जो है वो धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, लेकिन कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसकी जो पहचान है, इसकी जो छवि है वो खराब होती चली जा रही है। अब गरीबों के लिए बात करें हम, वक्फ के कुछ प्रमुख लाभ क्या हैं वो देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण। एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल होगा और वो जो है वो वक्फ संपत्तियों की पहचान करेगा, जिससे बेहतर निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग उपायों से वित्तीय कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फंड का इस्तेमाल केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही हो। तो अच्छी बात है ना, ये फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि, इसमें अगर देखें तो क्या आपको देखने को मिलेगा, वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छा पॉइंट। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। तीसरा पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है, नियमित ऑडिट और निरीक्षण वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे और वक्फ प्रबंधन जनता का विश्वास मजबूत करेंगे। ये कौन सा पॉइंट था, 3 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चौथा पॉइंट कौन सा बनता है, चौथा उद्देश्य है प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान। प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान, इसका क्या मतलब है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में निम्नलिखित उपायों के जरिए व्यवस्था में सुधार करने का लक्ष्य है। पहला क्या लक्ष्य है, पहला है संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना। दूसरा क्या है, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल को सुव्यवस्थित करना। हितधारकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, ये चौथा लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य क्या कहता है, पांचवा उद्देश्य क्या है, तो पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इसे आराम से समझो। पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण, यानी विधेयक का उद्देश्य क्या है, वक्फ बोर्ड को बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर अधिक समावेशी बनाना है। अब पॉइंट वाइज समझेंगे। विधेयक में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान है। आपको पता है मुस्लिम जो समाज है उसमें भी आपको अलग अलग समुदाय देखने को मिलते हैं, जैसे बोहरा मुस्लिम है ना, आगा खानी भी हैं, सिया सुन्नी हैं, इस प्रकार से, है ना। तो अब बोहरा और आगा खानी समुदाय से हैं, उनके भी एक एक सदस्य को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा, हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व वहां पर हो, उनका भी आप देख सकते हैं थोड़ा सशक्तिकरण की दृष्टि से ये एक कदम अच्छा रहेगा। साथ ही बोर्ड में सिया और सुन्नी सदस्यों के अलावा पिछड़े वर्गों से संबंधित मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। ये पॉइंट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिकाओं या पंचायतों से 2 या अधिक निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना, वक्फ मामलों में स्थानीय शासन को मजबूत करना। ठीक है, ये क्या है, इसके कुछ लक्ष्य हैं जो प्राप्त करने हैं। बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। ठीक है, 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे इसमें। बाकी जैसे हम बात कर रहे हों, मैंने कहा था कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए आपको, कुछ नाम मैंने गिनवाए, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ओके है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना,
तो विधेयक पर चर्चा की बात करते हैं और कौन कौन इसके समर्थन में थे उनकी बात करते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं वर्तमान में कौन? किरेन रिजिजू। उन्होंने कहा कि इसमें गैर मुसलमानों का हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। अभी मैंने कहा कि इसमें जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे, ठीक है ना, वो तो एक व्यवस्था के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही इसमें दूसरे यानी गैर जो मुस्लिम हैं उनका बोलबाला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी मुसलमानों के अलग अलग जो समुदाय बने हुए हैं उनमें से एक एक यहाँ पर क्या है, इस भूमिका में आएंगे, उस बोर्ड में आएंगे, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे, उनको भी लगे कि हाँ हम भी मुख्य धारा में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि गैर मुसलमानों का वक्फ बोर्ड में कोई स्थान नहीं रहेगा। 2013 के संशोधन के कारण यह विधेयक आवश्यक हुआ। एक विस्तृत चर्चा के बाद ही इसे पारित किया गया है, ऐसा किसने कहा? अमित शाह ने कहा। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गौरव गोगोई का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। इन्होंने कहा कि विधेयक असंवैधानिक है और समाज को बांटने वाला है। दिल्ली में 123 संपत्तियों की ट्रांसफर पर सरकार जो है वो गुमराह कर रही है। मैंने आपको बताया था दिल्ली सरकार के बारे में, इन संपत्ति के बारे में अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। थोड़ा सा इसको दोबारा से रिपीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से हैं, ये उस सदन में उस समय बोल रहे थे। अखिलेश यादव के बारे में भी आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी से हैं ये। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है और इससे क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता को नुकसान होगा। वहीं जब हम बात करें कल्याण बनर्जी की, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि मुस्लिम अधिकारों को कम करने का प्रयास है। जो बातें मैंने बताई हैं उनको और इनको आप सुमिलित करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार से अधिकार कम हो रहे हैं, ठीक है। ए राजा का क्या कहना है? विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी है ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि सभी मुस्लिम समुदाय में अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय में अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं के लिए अच्छा ये कदम रहेगा। पारदर्शिता आएगी, डिजिटलीकरण करना पड़ेगा, पता लगेगा कब कहां कौन कौन सी जमीन उनके नाम लगी है, कब किस प्रकार से, सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने अच्छे से आपको समझाया भी है। विधेयक के समर्थन में तर्क किसने दिए, क्या क्या कहा, आर्ग्यूमेंट जो दी गई थी, स्पोर्ट में कौन आए? रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय भारत का अभिन्न अंग है। आपको पता है हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे राष्ट्रपति हमारे, वो भी मुस्लिम समुदाय से थे, है ना। तो सम्मान तो होता है। वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, है ना, तो बेहतरीन प्रबंधन होगा। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं किस प्रकार से ये प्रबंधन देखने को मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी से पारदर्शिता बढ़ेगी, ये कैसे होगा वो भी मैंने समझाया है। कृष्ण प्रसाद टेनेटनी जो हैं उनका क्या कहना है? वो तेलुगु देशम पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों का बेहतरीन उपयोग होगा। राजीव रंजन सिंह जो कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसे रोका जाएगा अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो। फिर विपक्ष के कुछ अन्य आरोप लगे। विपक्ष ने कहा, सरकार की कुछ क्या प्रतिक्रिया रही, उन्होंने क्या बोला? तो आपने नाम सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। आपने डिबेट सुनी होगी, मैंने थोड़ी सी डिबेट सुनी थी इनकी। तो सरकार का क्या जवाब रहा कि इसमें कोई भी धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है, अलग से कोई नहीं आएगा, ठीक है। मुस्लिम अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है इसमें। तो ऐसा सरकार का ये जवाब आया, रिस्पॉन्स आया। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 26 का ये उल्लंघन है। विधेयक का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? तो आपको मैंने सारी बातें बताई हैं। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से, BBC के माध्यम से, द हिंदू के माध्यम से मिक्स मैंने न्यूज आपको समझाई है। वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन होगा, पारदर्शिता और समन्वय में सुधार होगा। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण, विवादों में कमी और बेहतरीन प्रशासन देखने को मिलेगा। डिजिटलाइजेशन उनको करना पड़ेगा। महिलाएं जो हैं वो भी थोड़ी आगे आएंगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है इसका, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तय करता है। ये जो विधेयक इन्होंने पारित किया है,
ये क्या तय करता है? धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तय करता है, जहां वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जिनके लिए सुव्यवस्थित शासन की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका धार्मिक नहीं बल्कि नियामक है, जो कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करती है, सार्वजनिक हितों की रक्षा करती है। विधेयक हितधारकों को सशक्त बनाकर शासन में सुधार करके देश में वक्फ प्रशासन के लिए एक प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। तो अभी जो हमने देखा है, ये बिल पारित कर दिया गया। इसी के साथ में मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पारित हुआ, जिसके तहत मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार की आज की कहानी थी आपकी। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक सूचना है, 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल का करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे संडे को। आप संडे को आ जाइएगा। हर संडे को आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सुबह 5:30 बजे आपकी ये क्लास रहेगी वीकली करंट अफेयर्स की। संडे को आप जरूर आइएगा। इसमें जो भी सप्ताह भर की खबरें हैं वो हम समझेंगे। जो भी आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रीजनिंग की क्लास भी लेकर आऊंगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट, पेपर जैसा पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी ये क्लास आपकी। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिए। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है क्या इसके फायदे थे, क्यों मुस्लिम समुदाय के कुछ बुद्धिजीवी लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। सभी के अपने अपने इसमें क्या है, विचार हैं। तो हमें एक लोकतंत्र देश होने के नाते सभी के विचारों का सम्मान करना है, बशर्ते ध्यान इस बात पर रखना है कि वास्तविक फायदा किस बात में है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, थैंक यू।